हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 और ये होगा कंप्लीट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार एनिमल और प्लांट सोर्स से हम फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक को किस प्रकार फिर हम मार्केट में लेके आते हैं। जिस प्रकार से आपको उस फोटो में दिख रहा है, एक शॉप है और बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं। हम जो ये सारे कपड़े पहनते हैं अलग अलग प्रकार की फैब्रिक से बना होता है और ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school। तो ये जो पहेली है और बूझो, इन दोनों को फर्स्ट प्राइज मिला। कहाँ पर? इनके स्कूल में एक साइंस क्विज का कंपटीशन हुआ है, वहां पर। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। काफी खुश होते हैं जो उनको मनी मिलती है प्राइज में, तो वो सोचते हैं कि इस पैसे से हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदें। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। लेकिन जब वो शॉप पे जाते हैं तो उनको बहुत तरह तरह की वैरायटी दिखती है कपड़ों की, कपड़े की, मटेरियल की, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो जिस शॉप पे वो जाते हैं वहां का शॉपकीपर उन्हें बताता है कि कुछ कपड़े कैसे हैं, फैब्रिक उनका कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। He also had woolen mufflers and shawls। और उसके पास कुछ मुफलर्स भी हैं, वुलन एंड शॉल्स भी हैं, जो कि ठंड में यूज होती हैं, और बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी हैं। पहेली एंड पूजो felt very excited। They touched and felt these different fabrics। Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari। पहेली और बूझो काफी एक्साइटेड होते हैं और सब अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स को छू के देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। क्या? वुलन मफलर अपने पापा के लिए और कॉटन साड़ी अपनी मम्मी के लिए। After their visit to the cloth shop, Paheli and Pujo began to notice various fabrics in their surrounding। लेकिन शॉप से आने के बाद पहेली और पूजो क्या ऑब्जर्व करने लगते हैं कि उनके आसपास यानी उनकी सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स मौजूद हैं। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric। उनके घर में जो अलग अलग कपड़े की चीजें हैं वो उनको देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारे अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। जिस प्रकार बेडशीट, कंबल, पर्दे और टेबल पे बिछाने वाला टेबल क्लॉथ, उनकी टॉवल और जिससे वो घर की साफ सफाई करते हैं वो डस्टर, ये सारी चीजें अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई हैं। Even their school bag and gunny bags were made from some kind of fabric। They tried to identify these fabrics as cotton wool, silk और synthetic। जब वो अपने घर में अलग अलग फैब्रिक्स पाते हैं तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा कॉटन है, कौन सा वुल है, कौन सा सिल्क है। Can you also identify some fabrics? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए करने की कोशिश करते हैं। 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1 में हमें क्या बताया जा रहा है? विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। देखो आपको क्या करना है, किसी भी टेलर की शॉप पे जाना है तो उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कटिंग के वक्त या कुछ भी सिलाई का काम करते वक्त बच जाते हैं, लेफ्ट ओवर होते हैं, तो उनको आपको लेके आना है और उनको फील करना है, टच करना है हर एक फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज सो कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर।
तो जो भी हमने टच कर करके देखे थे अलग अलग फैब्रिक, उनको हमें मार्क करना है कि क्या वो कॉटन है, सिल्क है, वुल है या सिंथेटिक है। किससे पूछ के? टेलर से। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप जानना चाहते हो ये फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब हम किसी फैब्रिक को देखते हैं तो हमें लगता है कि एक लगातार सा कपड़ा है। Now, look at it closely. What do you notice? लेकिन जब आप उनको करीब से देखोगे तो आप क्या नोटिस किया आपने? जरा पहले अपने घर में कोई कपड़ा उठाओ और फिर देखो, फिर मुझे बताना आपने क्या नोटिस किया। तो जब हम उसको अपनी आंखों के पास लाके एकदम से देखते हैं ना पास से, तो हमें दिखते हैं कि छोटे छोटे धागे के टुकड़े हैं। वो एक पूरा पीस ऑफ पेपर हमें दूर से मतलब लगता है कि पूरा पीस ऑफ क्लॉथ है, लेकिन जब हम उसे पास लाते हैं तो हमें छोटे छोटे धागे जैसे दिखते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. तो एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सारे कपड़े लिए एक टेलर की शॉप से। तो जो कॉटन वाला फैब्रिक लिया था, अब हम उस कॉटन वाले फैब्रिक को लेंगे। नाउ try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. अब हमें क्या करना है कि उस कॉटन में से साइड में से एक धागा खींच लेना है। ठीक है, धागा को हम यहाँ पर थ्रेड भी बोलते हैं और यार्न भी कह रहे हैं। ठीक है, अब उसको धागे को खींचना है। नाउ फिगर 3.3 देखेंगे। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently put one out with a pin or needle. अगर आपको धागा नहीं मिल रहा है तो आप पिन से खींच के देखिए साइड से, तो आपको धागा मिलेगा और खींच के निकालने की कोशिश करिए। देखो कुछ इस प्रकार कपड़ा पूरा एक दिख रहा था, कंटिन्यूस एक पीस का कपड़ा दिख रहा था, लेकिन जब गहराई से देखा और जब खींच के निकाला तो इस तरह के धागे निकल आए। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are the yarns made up of? तो जब हमने देखा तो हमने क्या पाया कि एक कोई फैब्रिक यार्न्स का बना होता है, पतले पतले थ्रेड्स का बना हुआ होता है। तो अब ये बताओ कि फैब्रिक तो थ्रेड से बना है यानी यार्न से बना है, लेकिन ये यार्न्स किसके बने होते हैं, अब ये पता लगाने की बात आती है। नाउ अब हम यार्न किससे बने होते हैं ये देखने वाले हैं। तो पढ़ेंगे इस चीज को एक्टिविटी 3 में अंडर 3.2 फाइबर। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। ये जो हमने यार्न निकाले थे उन्हीं को हमने ले लिया है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब हम इसे क्या करेंगे, टेबल पे रख देंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब हम एक साइड पे अपना थंब से प्रेस करेंगे, दबा देंगे एक साइड से। नाउ स्क्रैच द अदर end of the yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4. तो अब देखो ये जैसे अपनी नेल से कर रहा है ना, थंब के नेल से स्क्रैच कर रहा है, वैसे स्क्रैच करते हुए हमें एंड तक लेके आना है। Do you find at this end the yarn splits up into thin strands? जब आप इस तरीके से करोगे ना, इस तरीके से जैसे ये कर रहा है अपने नाखून से कर रहा है, वैसे ही अब आपको क्या मिलेगा कि इस पतले से धागे में भी और पतले पतले धागे हैं और उन पतले पतले धागों को हम स्ट्रैंड्स कह रहे हैं। नीचे वाले फिगर में देखो, ये पीछे से आपको दो थ्रेड्स दिख रहे होंगे जिनको हम स्ट्रैंड कह रहे हैं। मतलब एक कपड़ा था, जो फैब्रिक था वो एक धागे का बना था जिसको हमने यार्न कहा, लेकिन जब हमने अपने अंगूठे की मदद से उस यार्न को स्क्रैच किया तो हमने देखा कि यार्न भी स्ट्रैंड्स का बना हुआ है जो और भी पतले पतले धागे जैसे होते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle. और अगर आप इस चीज को अपने अंगूठे से ना करना चाहें तो सुई की मदद से भी कर सकते हैं, तो भी आपको छोटे छोटे स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे।
Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. कई बार क्या होता है कि जब हम, आपने तो ये नहीं किया होगा कभी, लेकिन अपनी मम्मी से पूछ के देखना, जब हम नीडल के अंदर धागा डालने की कोशिश करते हैं सिलने के लिए कोई कपड़ा, तो मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि वो नीडल इतनी छोटी होती है, ऊपर से उसका होल इतना छोटा होता है, और वो जो धागा होता है जो हमें नीडल में डालना होता है वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है दो में। ठीक है, तो पानी लगा के उस नीडल को, उस धागे को हम एक बनाते हैं ताकि इजीली वो नीडल के अंदर से जा पाए। तो वो जो आर पार हो जाता है, मतलब ये दो में बट जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंड्स कहते हैं। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. और जो ये पतले पतले स्ट्रैंड्स हमने देखे, ये अगेन किस चीज के बने होते हैं? उससे भी पतले पतले फाइबर से बने होते हैं। तो ये है फाइबर, जो हमारे चैप्टर के नाम में दिया हुआ है कि फाइबर से फैब्रिक तक का सफर हमें करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या हो गया? फाइबर हो गई कोई सी, फाइबर से थिन स्ट्रैंड बनी, फिर थिन स्ट्रैंड से यार्न बना, फिर यार्न से क्या बन गया? फैब्रिक बन गया। ऐसा सिस्टम, और इसे डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं, पूरा समझ में आएगा आपको। तो पता चल गया हमें कि फैब्रिक्स इससे बनते हैं यार्न से, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और अब हमें देखना है कि फाइबर्स कहाँ से आता है। अगर हमें ये पता चल गया कि फाइबर्स कहाँ से आता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कपड़े कैसे बनते हैं। असल में कपड़े बनते किस चीज से हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animal. देखो, फाइबर्स जो होते हैं अलग अलग फैब्रिक्स के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉटन से भी मिलता है, जूट से भी मिलता है, वूल भी होता है, ये अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन असल में ये है क्या? कॉटन और जूट के तो प्लांट्स होते हैं, और सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइबर्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। और जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सब बता सकते हो, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल नेचर है, और जो हमें नेचर से मिले वो नेचुरल फाइबर हो गया। नाउ कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर obtained फ्रॉम प्लांट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉटन और जूट कौन से फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल और सिल्क वो वाले फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज obtained फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल कैसे निकाला जाता है? शीप से या फिर गोट से। आपको पता है सबसे महंगी अच्छी वूल कौन सी होती है? जो शीप से निकाली जाती है, पश्मीना शीप होती है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, उससे बनी हुई जो शॉल होती है वो काफी गर्म होती है और कॉस्टली भी आती है इस वजह से। इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। शीप और गोट से तो निकाला ही जाता है वूल, स्पेशली रैबिट होते हैं उनके हेयर से भी निकाला जाता है, और जो रैबिट्स के हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। याक, याक क्या होता है? याक एक तरह का बफेलो टाइप्स ही लगता है, लेकिन ये हिली एरियाज में रहता है जहां पर बर्फ होती है। और कैमल्स, कैमल्स के भी हम निकालते हैं बाल, सो दैट हम वूल बना सकें, फाइबर बना सकें। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। लेकिन सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क हमें कीड़े टाइप कीड़े से मिलती है। जो किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से। ठीक है, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। नाउ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों साल से क्या चला आ रहा था कि कपड़े बनाने के लिए एक ही प्रकार के फाइबर होता था, नेचुरल फाइबर। फिर चाहे वो हमें प्लांट से मिले या फिर एनिमल से। लेकिन अभी कुछ सालों से ये देखा गया है कि हमने केमिकल्स से भी फाइबर्स बना लिए हैं।
which are not obtained from plant and animal sources. These are called synthetic fibers. तो अभी जो हमने फाइबर्स की बात करी वो हमें नेचर से मिले थे, जिनको हमने नेचुरल फाइबर कहा था, क्योंकि वो या तो हमें प्लांट से मिल रहे थे या फिर एनिमल से मिल रहे थे। लेकिन अब कुछ सालों में इंसान ने करी है बहुत तरक्की, तो हर चीज वो अपनी किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनाने लग गया। उसी प्रकार उसने फाइबर भी बना लिए हैं। केमिकल्स की मदद से जो फाइबर उसने बनाई इंसानों ने, उसे कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। आपने अपने घर में एटलीस्ट नायलॉन तो सुना ही होगा, ठीक है। अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे अलग अलग फाइबर्स के बारे में। पहले कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट फाइबर्स में सबसे पहले आ जाएगा कॉटन। कॉटन बहुत कॉमन है। कॉटन यानी कि रुई। रुई आप देखो, इस कॉटन रुई से हमारे कपड़े तो बनते ही हैं, कॉटन क्लोथ्स कॉमनली हम कहते हैं। बट हम अपने पूजा में दिया जलाने के लिए भी इस रुई का यूज करते हैं। ये वही रुई है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, वाइट वाइट। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? जो मैं अभी बात कर रही थी, जो हम बत्ती बनाते हैं दिए के लिए, उसकी बात चल रही है। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो बत्ती बनाने के लिए आप घरों में क्या यूज करते हो? दिया में बत्ती जो लगाते हो, तो उसमें हम कॉटन ही यूज करते हैं। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो। और कॉटन की वूल का मतलब रुई का हम और कहाँ यूज करते हैं? गद्दों को भरने के लिए, तकियों को भरने के लिए, और तो और रजाई को भरने के लिए भी। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। आप क्या करो, घर में आपके कॉटन तो सभी के होगी, कॉटन लो और उसको खींच के देखो, फिर उसके कोनों पे देखना आपने क्या ऑब्जर्व किया। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू आर सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो आपको क्या दिखेगा? पतले पतले से रेशे दिखाई देंगे, और वो रेशे बने होते हैं कॉटन फाइबर से। Where does this cotton wool come from? तो ये जो कॉटन की वूल होती है, ये आती कहाँ से है? ये फील्ड्स में उगाई जाती है, मतलब इसकी भी खेती होती है, क्योंकि ये प्लांट फाइबर है तो इसकी भी खेती होती है। कॉटन प्लांट्स are usually grown at places having black soil and warm climate. तो आपको अब याद ही रखना है क्या कि ये कहाँ पर उगाई जाती है? यूजुअली जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी हो, और जो क्लाइमेट हो वहाँ का गर्म हो। इसलिए अगर आप सोचें कि पहाड़ी इलाकों पे कॉटन्स उगाई जा सके, तो पहाड़ी इलाकों पे कॉटन्स नहीं उगती है। स्पेशली ब्लैक सॉइल जहाँ पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट जहां भी पाया जाएगा, वहां कॉटन उग पाएगी। काली मिट्टी में उगती है। और काली मिट्टी किससे उगती है? सॉरी, काली मिट्टी किससे बनती है? जो लावा निकलता है ना, जब वो ठंडा हो जाता है तो उन चट्टानों से ये काली मिट्टी बनती है। तो ये ज्यादातर हमें प्लेट्यू वाले रीजन्स में मिलती है। आपने एसएसटी में पढ़े होंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में, वहां आपने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा होगा। और स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में एमपी में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो वहाँ कॉटन की खेती अच्छी होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो मैंने आपको बता दिया। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिनको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली चीज तो ये समझो, जिसने अगर देखा होगा किसी के यहाँ ये कॉटन का पौधा होगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस चीज को समझ पाएंगे कि पहली चीज तो जहां से ये रुई निकलती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कॉटन बॉल या फिर कॉटन फ्रूट। ये कॉटन का फ्रूट होता है। दूसरी चीज क्या, इसका जो साइज होता है वो लगभग लेमन के साइज का होता है। कैसा होता है इसका साइज? लेमन के साइज का होता है।
After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. अब देखो क्या होता है, इनका पौधा लगाया जाता है। पौधा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, ये खुद ही खुल जाता है इसका मुंह, और कॉटन जैसे आपको ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना, ऐसे दिखने लगती है। तो किसानों को पता पड़ जाता है कि अब ये कॉटन तैयार हो गई बनके और हम इसे निकाल सकते हैं, तो वो इजीली इसे निकाल सकते हैं। अब मैं दोबारा रिपीट करूंगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, जो गोल गोल हमें दिख रहे हैं, इसे बोलेंगे कॉटन फ्रूट या फिर कॉटन बॉल्स। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. क्या आपने कभी कोई कॉटन फील्ड देखा है जिसमें कॉटन्स उग गई हों और बनके तैयार हों? ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई फील्ड हो जो बर्फ से ढका हो। मैंने तो नहीं देखा है कॉटन फील्ड, लेकिन हाँ, मैंने कॉटन का पौधा जरूर देखा है जिसमें से कॉटन निकल रही हो। तो मैं उससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि अगर इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ लगे होंगे एक फील्ड में, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा लगेगा कि मानो फील्ड में बर्फ बिछी हो। From these walls, cotton is usually picked by hands. तो ज़्यादातर क्या होता था कि हम पुराने टाइम पे तो हर चीज़ हाथों से ही होती थी। अब तो जैसे कि मिक्सी में आप चटनी पीसते हो, पहले हाथों से पीसी जाती थी, पहले हर चीज़ हाथों से ही होती थी। तो उसी प्रकार से लोग क्या करते थे, इन कॉटन्स को भी पौधों से हाथों की मदद से निकालते थे, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग। Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called ginning. ये जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, कॉटन का जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स भी होते हैं। तो सीड्स को अलग कर देते हैं और कॉटन कॉटन अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। पहले गिनिंग क्या होता था, हाथों की मदद से होता था, लेकिन आजकल गिनिंग मशीन्स की मदद से होता है। तो आई होप आपको कॉटन यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कॉटन कैसे कैसे बनाई जा रही है, क्या क्या हो रहा है प्रोसीजर। पहली चीज ये याद रखना कि जहाँ पर ब्लैक सॉइल होगी और वार्म क्लाइमेट होगा, गर्म क्लाइमेट होगा, वहां पर कॉटन उगेगी, और इसको कॉटन बॉल्स कहते हैं या फ्रूट ऑफ कॉटन कह सकते हो। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे कि कॉटन के अंदर इसमें ये जो व्हाइट व्हाइट आप देखते हो इस पार्ट को, इसके अंदर ब्लैक सीड्स भी होते हैं, ब्लैक कलर के। तो उनको हाथों से अलग किया जाता था पहले, अब मशीन की मदद से किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कॉटन, और ये इंसान क्या कर रहा है, गिनिंग प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें सीड्स अलग कर रहा है और कॉटन्स को अलग कर रहा है। नाउ हम एक और प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जूट। तो आइए जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो स्टेम आप समझते हैं क्या होता है? जो मेन, देखो जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ऊपर जाके तो उसकी बहुत सारी डालियां हो जाएंगी, एक के अंदर से एक ऐसे डालियां निकल जाएंगी इस तरीके से, और ये पूरा ऐसे घना घना पेड़ बन जाएगा। लेकिन जो मेन होता है, ये इतना जो मेन पार्ट होता है, मेन डाल जो भी आप कह सकते हो, ये स्टेम होती है। तो समझ गए आप कि हमें जूट कहाँ से मिलेगा? जूट मिलेगा हमें कि उसके प्लांट की स्टेम से, इस जगह से। ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपको अब एक और नई चीज पता पड़ गई जूट के बारे में कि जूट कब उगाया जाता है? रेनी सीजन में उगाया जाता है। देन जूट इज मेनली ग्रोन इन, अब ये बात ध्यान देने की है, जैसे हमने उसमें देखा था कॉटन में, कॉटन कहाँ उगाई जा रही थी? जहां पर ब्लैक सॉइल हो, महाराष्ट्र एमपी के रीजन्स में जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सिमिलरली जूट वहां उगाया जाता है जैसे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में। तो इन जगहों को आप याद रखें, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। ठीक है। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. तो जूट
जो प्लांट है इसको कब काटा जाता है, मतलब इसकी फसल को, जब इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. फिर ये जो इनकी ये स्टेम होती है, इसे क्या करते हैं ये लोग, कुछ दिन के लिए पानी में डाल के रख देते हैं। The stems, root and fibers are separated by hands. फिर उसके बाद क्या करते हैं कि to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How it is done? तो अभी हमने कॉटन फैब्रिक देखा और जूट फैब्रिक देखा। उसमें हमने देखा कि कॉटन फाइबर कैसे बनाया जा रहा है, जूट फाइबर कैसे बनाया जा रहा है। फाइबर तो बन गया, लेकिन फाइबर से डायरेक्ट कपड़े तो बनते नहीं है, बीच में हमें यार्न बनाना पड़ता है। फाइबर के बाद क्या बनाते हैं हम, यार्न। तो ये यार्न कैसे बनता है, तो चलो इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या बना लिया था, हमने कॉटन फाइबर बना लिया था, पतले पतले बहुत महीन से स्ट्रैंड्स जो होते हैं, रेशे निकाल लिए थे। अब हमें पहले यार्न बनाना है कॉटन का। तो स्पिनिंग की मेथड से कॉटन यार्न बनाया जाएगा। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, आप भी कर सकते हो ट्राई, खुद बनाना इसको। चलो देखते हैं एक्टिविटी 4 में क्या बताया जा रहा है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton. While continuously twisting the fibers, are you able to make yarns? अब हमें क्या करना है, आप पिक्चर देखिए 3.9। ऐसे इस प्रकार से आपको दोनों हाथों में पकड़ लेना है। पहली चीज तो जो भी हमने स्ट्रैंड्स निकाले थे उनको, उसके बाद आपको एक तो अंगूठे से पकड़ना है, एक फोर फिंगर से पकड़ना है और खींचते हुए इनको घुमाना है। थोड़ा खींचते हुए क्या करना है, स्ट्रैंड्स को घुमाना है। अब आप क्या यार बनाने के लिए काबिल हैं, क्या बना पा रहे हो यार्न इस तरीके से? जब आप ऐसे खींचोगे तो यार्न बनने लगेगा। ऐसे ट्रेडिशनली पहले ऐसे किया जाता था, अब तो हर चीज मशीन से की जाती है, बिकॉज ये टाइम टेकिंग होती है काफी। The process of making yarn from fiber is called spinning. और जिस तरीके से देखो ये क्या बना रहा है, फाइबर से यार्न बनाने की ये जो प्रोसेस है, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. देखो ये घुमा रहे हैं, खींच भी रहे हैं और घुमा भी रहे हैं। This brings the fibers together to form a yarn. और जब हम लगातार दोनों हाथों से ऐसे खींचकर घुमाते हुए इस प्रोसेस को दोहराएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा। और हम यार्न ही बनाना चाहते थे। हमारी प्रोसेस स्पिनिंग से, ये जो स्पिनिंग प्रोसेस लिखी है, हमने फाइबर से यार्न बना लिया। ठीक है, तो अब हाथों से कौन बनाता है आजकल? अ सिंपल मशीन used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is चरखा। चरखा आपने सबने सुना होगा, चरखा का नाम आते ही इमेज आ जाती है गांधी जी की। Use of चरखा was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आई हैं, ये हाथ वाला जो मेथड है अब नहीं होता, हम एक सिंपल सी डिवाइस यूज करते हैं। तो जो हाथ से चलती है उसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पिंडल या फिर तकली। और एक और जो बहुत फेमस सी हमारी स्पिनिंग डिवाइस है, दैट इज चरखा, जो कि गांधी जी की वजह से बहुत फेमस हो गई। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun important cloth made in the mills of Britain. वो क्या चाहते थे उस टाइम पे, गांधी जी ने चरखा को, ये जो चरखा आप देख रहे हो इमेज में, दिस इज चरखा, क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए हुए थे, ठीक है, और वो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसको खराब कर रहे थे, लोग गरीब हो गए थे, भूखमरी थी हर जगह। अपने कपड़े, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटिश,
और अपने यहाँ की फैक्ट्रीज में बना के, मशीनों से बना के हमें ही बेच दिया करते थे। इससे जो भारतीय लोग थे जो पहले कपड़े बनाया करते थे, उनका काफी नुकसान हो रहा था। गांधी जी ने ये चाहा कि हम स्वदेशी पहने, स्वदेशी खाएं, मतलब अपने देश का करें जो भी करना है। तो खादी जो हमारा स्वदेशी था, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने चरखा को इतना पॉपुलराइज्ड कर दिया। ठीक है। To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956, जो कि अभी भी चल रहा है। और गांधी जी के इसी चीज को लेते हुए जो हमारी सरकार थी, भारत की सरकार हमारी, इसने भी एक बॉडी बनाई जो कि है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये खादी से बने हुए या जो भी खादी का व्यापार करते हैं उन लोगों को थोड़ा प्रमोट करती है। और इसकी स्थापना कब की थी, मतलब इसको कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। और अभी 2021 चल रहा है और अभी भी ये जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ये अभी भी काम कर रही है। आए दिन कोई ना कोई नई चीजों को ये लॉन्च करती रहती है। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. मैंने आपको बताया ना, अब ये सब चीजें पुरानी हो गई है कि आप तकली या चरखा या हाथों की मदद से यान बनाएं। अब लार्ज स्केल में जो यान बनते हैं वो मशीन से ही बनते हैं। आफ्टर स्पिनिंग yarns are used for making fabrics. अब जब यान बन गए तो यान के बाद क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। अब चलो देख लेते हैं यान बनने के बाद अब फैब्रिक कैसे बनेगा। There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप एक yarn से फैब्रिक बना सकते हैं। The two main process are weaving and knitting. दो प्रोसेस हैं, एक तो वीविंग है, एक है knitting. दोनों को पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे वीविंग को। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. अब क्या हुआ, हमने एक एक्टिविटी की, एक्टिविटी 2। उसमें हमने ये नोटिस किया होगा, ये आपने भी किया होगा ये नोटिस, मैंने तो किया था, कि जो दो यार्न्स हैं उनको हमने क्या किया है, जो फैब्रिक था वो किसका बना हुआ था, दो यार्न्स का, जो कि एक साथ अरेंज करे हुए थे। और इसी एक साथ अरेंज करी हुई प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। चलिए अब इस वीविंग को हम कपड़े की बजाय पेपर की स्ट्रिप्स से करेंगे। तो आप पतली पतली ऐसी दो पेपर की स्ट्रिप्स ले लीजिए, उनकी मदद से हम ये काम करते हैं। चलिए एक्टिविटी 5 में करेंगे। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। दो अलग अलग रंग के हम पेपर लेंगे, उनका क्या करेंगे, हम स्क्वायर काटेंगे, जिसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। नाउ फोल्ड both the sheets into half. अब हम उनका हाफ बना लेंगे। On one sheet draw lines as shown in the। तो चलिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ थोड़ा सा इमेज बड़ा करके कि किस प्रकार हमने दो अलग अलग पेपर्स लिए थे, पेपर ए और बी, ग्रीन और रेड कलर में, और इनकी मदद से हमने क्या करा है, कौन सी प्रोसेस करी है, वीविंग की मदद से इस तरीके से पेपर की स्ट्रिप्स को अटैच करके ये फैब्रिक टाइप बना दिया है। यहाँ तो हमने ये पेपर लिया है, अगर इसकी जगह कपड़ा ही होता तो कपड़े का प्रिंट कुछ इस प्रकार से होता। तो देखिए फिगर 3.12a में जो हमने अभी पहला वाला है जिसमें दो पेपर लिए हैं अलग अलग कलर के बराबर, एंड ऑन द अदर है शोन फिगर 3.12b। बी में हमने इनको वीविंग करके देखा आपने किस तरह से लगाया, और फिर डी में आप ये देखें कि ये बन के तैयार हो गया है। जितना इजी इसमें दिख रहा है उसमें इतना इजी असल में होता नहीं है। अगर इतना इजी होता तो हर कोई अपने घर में बैठ के खुद ही अपने कपड़े बना लेता है ना। और 3.13 देखिए ये फिगर है, इसको हैंडलूम कहते हैं।
असल में दिस इज लूम, बट हैंडलूम इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये हाथों की सहायता से कर रही है ना, ये लेडी आपको दिख रहा है, ये औरत हाथों की मदद से कर रही है, दैट इज वाई इट इज नोन एज हैंडलूम। और आपने कई जगह सुना होगा हैंडलूम सामान वगैरह बेचते हैं, हैंडलूम शॉप्स होती हैं, जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं हैंडलूम शॉप्स, और असल में वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेहनत काफ़ी लगती है। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarns आर वूलन टू मेक अ फैब्रिक। कंक्लूजन ये निकला कि आप समझ गए हैं कि 2 yarns होते हैं और उनको एक साथ बुना जाता है टू मेक अ सिंगल फैब्रिक। ठीक है, द yarns आर मच थिनर देन योर पेपर स्ट्रिप्स। देखो जिस इतनी मोटी आपको ये स्ट्रिप्स दिखी है ना पेपर की, इससे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं yarns। अभी जैसे ये मैं पेन चला के दिखाती हूँ आपको, इतना पतला, इससे भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं yarns, और इन्हीं yarn से बनता है फैब्रिक। Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. या तो ये ट्रेडिशनली जो पुराना टाइम था, और अभी भी बहुत जगह में, उड़ीसा में, बनारस में और कई जगह आपको हैंडलूम मतलब हाथ से बनी हुई साड़ियाँ, हाथ से बनी हुई कारीगरी दिखेगी साड़ियों पे, और बहुत सारी चीज़ें, तो उसे हम हैंडलूम कहेंगे। अदरवाइज अब हाथों से बनाएंगे तो एक एक दिन लग जाते हैं, पता है, 10 से 12 दिन, 15 दिन तक लग जाते हैं पर्टिकुलर साड़ी में डिज़ाइन डालने में हैंडलूम के ज़रूरी। लेकिन हमें तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, सो बहुत जगह पे अब ये पावर ऑपरेटेड हो गए, मतलब मशीन्स का यूज़ करके साड़ियाँ और ये सारे कपड़े हम बनाने लगे हैं, फैब्रिक्स बनाने लगे हैं। नाउ एक और तरीका था, दैट इज़ निटिंग, जो कि हमारे घर में हमारी मम्मी वगैरह भी करती हैं। बुनाई, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, इससे भी तो हम स्वेटर बना लेते हैं। धागे ही तो होते हैं अलग अलग ऊन के, और उन्हें मिला के हम एक स्वेटर बना लेते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? कई बार क्या होता है, हमारे सॉक्स फट जाते हैं बीच में से, उनमें से पतले पतले yarns निकलने लगते हैं। कभी आपने उन्हें खींच के देखा है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब आप उन्हें खींचते हो? तो जैसे ही आप एक सिंगल सा उनका वो धागा खींचते हो, तो वो पूरा जो फैब्रिक होता है ना खुल जाता है, और फिर आपको आपकी मम्मी से डांट पड़ती है। उसी प्रकार स्वेटर में करके देखना, एक धागा खींचोगे ना तो पूरा स्वेटर ही खुल जाएगा, क्योंकि इन्हें बुना जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ knitted फैब्रिक्स। knitting इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो knitting हैंड से भी होती है जिस प्रकार इस पे, और knitting मशीन्स के जरिए भी होती है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें बना सकें और मार्केट में सेल कर सकें। Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of fiber on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? पहेली ये जानना चाहती है कि आपने क्या ऐसे फाइबर देखे हैं जो कोकोनट की बाहरी सतह से बने होते हैं। तो इस तरह के फाइबर जो कोकोनट की बाहरी सतह से बने होंगे वो किस काम में आते होंगे? Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabric are used for a variety of clothing items. तो हमने देखा कि किस प्रकार से इन दो प्रोसेस की सहायता से हम फैब्रिक बना रहे हैं, और उन फैब्रिक से फिर हम वेराइटी ऑफ क्लोथ्स बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, टॉप बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं एंड साड़ी बनाते हैं, सो ऑन एंड ऑन। नाउ अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग क्या रही है, पहले के टाइम के लोग क्या करते थे। Have you wondered what materials people used in ancient times for clothes? पुराने के टाइम पे लोग क्या पहनते होंगे, कपड़े किस मटेरियल से बनाते होंगे? हमने कई बार उसमें देखा है, जो पिक्चर्स बनी होती हैं अर्ली मैन की, कि वो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे, पेड़ों की छाल, पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों का सहारा लेते थे, या एनिमल्स की खाल का सहारा लेते थे टू कवर देयर देमसेल्व्स। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सेटल होना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बसाई, क्योंकि पहले तो घूमते रहते थे ना, जो भी मिलता था खा लेते थे कच्चा, लेकिन बाद में उन्होंने सेटल होना स्टार्ट किया, खेती वगैरह करना स्टार्ट किया, और उन्होंने फिर क्या सीखा कि किस प्रकार से टहनियों और ग्रास को मोड़ मोड़ के वो चटाई बना सकते हैं, बास्केट्स बना सकते हैं।
जब वो इस तरह से बुनना सीख गए देन उन्होंने और भी चीज़ें लेके, जैसे कि रैबिट्स हो गया, छोटे छोटे एनिमल्स के हेयर्स को लेके उन्होंने स्ट्रेंड्स बनाना सीखा। स्ट्रेंड्स हम स्टार्टिंग में समझ चुके हैं स्ट्रेंड्स क्या था, ठीक है। स्ट्रेंड से यार्न बनता है, देन यार्न से फाइबर बनता है, देन फाइबर से हम स्पिनिंग या कुछ कुछ मदद करने के बाद वो बना लेते हैं अपना फैब्रिक। ओके, दीज वर वुमेन इनटू फैब्रिक्स। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river गंगा। और पहले के टाइम पे जो हमारे अर्ली इंडियंस हुआ करते थे वो फैब्रिक किसकी पहनते थे, कॉटन की, जो कि गंगा के आसपास उगा करती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स ये भी एक प्रकार का पौधा होता है जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलती है। एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट जैसे इंडिया एक कंट्री है वैसे इजिप्ट एक कंट्री है जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं। यहाँ के लोग क्या करते थे पुराने टाइम पे, कॉटन और फ्लैक्स को कल्टीवेट करते थे। किस नदी के किनारे, रिवर नाइल के किनारे, जिसको हिंदी में नील नदी कहते हैं। और कपड़ा बनाने के लिए फ्लैक्स और कॉटन के बने फैब्रिक्स का यूज करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे क्या था कि लोग बागों को सिलाई करना नहीं आता था। पीपल क्या करते थे, सिर्फ सिंपली ड्रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे फैब्रिक को अपने बॉडी पे, सो दैट वो अपने बॉडी को कवर कर सके। अलग अलग स्टाइल में वो लोग ड्रैपिंग करते थे विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग निडल। लेकिन जैसे ही सुइंग निडल का आविष्कार हो जाता है, पीपल क्या सीख जाते हैं, सिलना सीख जाते हैं, स्टिचिंग सीख जाते हैं। और जो एक बार वो स्टिचिंग सीख गए तो फिर उन्होंने अलग अलग तरह के वेरिएशंस करना स्टार्ट कर दिया और आज भी हमें अलग अलग फैशन दिखती है। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। क्या, लेकिन ये कितना अमेजिंग है ना कि आज भी लोग कुछ ऐसे कपड़ों का यूज करते हैं जो अनस्टिच्ड होते हैं, मतलब उनमें कुछ सिलाई नहीं होती है। जैसे साड़ी हो गई, एक लॉन्ग सा फैब्रिक होता है ना, धोती भी ऐसी ही होती है, लुंगी भी ऐसी होती है। एंड टर्बन क्या होती है पता है आपको, पगड़ी बांधते हैं ना, तो जो पगड़ी बांधते हैं उसको बहुत लंबा कपड़ा होता है, उसको बांधते जाते हैं और उसी को हम टर्बन कहते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over country, a large variety exists also in the fabric and clothing item. तो जिस प्रकार हमारे इस इंडिया में, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा फूड के बारे में कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के खाना खाया जाता है, कहीं कुछ, उसी प्रकार क्लोथिंग सिस्टम भी अलग है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको दाल, चपाती एंड वेजिटेबल्स खाने मिलेंगी। बंगाल का मेन फूड होता है राइस एंड फिश करी। गुजरात में आपको ढोकला, थेपला ये सब खाने को मिलेगा, है ना। साउथ में स्पेशली आपको इडली, डोसा और इडियप्पम, अप्पम, उत्पम ऐसी चीज़ें खाने मिलेंगी। सब जगह वेरिएशंस हैं। तो उसी प्रकार क्लोथिंग सिस्टम में भी वेरिएशंस हैं। पंजाब में पटियाला सूट पहनते हैं, कहीं घाघरा चोली पहनते हैं, तो कहीं कुर्ता पजामा, तो कहीं बनारसी साड़ी है, कहीं क्या है संभलपुरी साड़ी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। आफ्टर ऑल ये इंडिया है, यहाँ अलग अलग प्रकार की हमें डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, लेकिन फिर भी उस डाइवर्सिटी में यूनिटी है। क्योंकि यूनिटी तो है ना, हम अलग दिखते हैं, अलग पहनते हैं, अलग खाते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं और हम भारतीय हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ इन लास्ट, इस छोटे से फ्लो चार्ट को समझने से हम इस पूरे चैप्टर का जो सार है वो समझ आएंगे, कंक्लूजन निकल के आएगा जो इस पूरे चैप्टर में हमें समझाया गया है। जैसे फॉर कॉटन की फैब्रिक हमें बनाना है तो पहले खेतों में हम कॉटन के पौधे लगाएंगे, फिर उसमें कॉटन फ्रूट आ जाएगा जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। जब वो पूरी तरह से खुल जाता है और ऐसा लगने लगे जैसे खेत में बर्फ छा गई हो, ऐसे ही नज़ारा होता है कुछ, तो किसानों को पता चल जाता है कि अब ये कॉटन तैयार हो गई है। और जब ये कॉटन बॉल्स या कॉटन रोल्स या कॉटन फ्रूट जो भी बोलना है तैयार हो जाती हैं,
तो बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग क्या किया जाता है, कॉटन अलग और सीड अलग कर देते हैं। फिर जो फाइबर हमें मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, जो कि गांधी जी करते थे ना, स्पिनिंग चरखा चलाते थे, उससे हम यार्न बनाते हैं। अब जब हमें एक बार यार्न मिल गया तो दो प्रोसेस होते हैं, या तो आप नेटिंग करिए या फिर वीविंग करिए। दोनों ही प्रोसेस जो आपको करना पसंद हो, जो आपके लिए सस्ता पड़े, वो करिए और फैब्रिक बनाइए। बस एक बार जब फैब्रिक बन गया, टेलर को दीजिए और अपनी मनपसंद डिजाइन के कपड़े सिलवा लीजिए। बस सिंपल है ना? नहीं है सिंपल, इतना इजी लगता है। अगर इतना सिंपल होता ना तो हर इंसान अपने घर में खुद ही फैब्रिक उगा लेता कहीं से और खुद ही कपड़े सिल लेता। इसलिए इतना इजी नहीं होता है। बस हाँ, हमें जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि कैसे एक फाइबर से फैब्रिक बनता है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं चैप्टर 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी's विद्या साधना।